जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से जो है 2 पद पर भर्ती है तो जो है ऑनलाइन जो है इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो नोटिफिकेशन को पूरा जो है रीड करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, कब अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, कितना पद है, वो सारा जानकारी जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सब अभी यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, बिहार विधानसभा सचिवालय आवश्यक सूचना। यहाँ पे जो पहला जो पद है वो पहला पद है सहायक प्रशाखा यानी पदाधिकारी का, और यहाँ पे दूसरा जो पद है वो है सहायक अवधायक का। ठीक, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे। और इसमें यह भी बताया गया ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने संबंधी तिथि और अन्य निर्देश। जैसे कि ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो प्रारंभ हो जाएगा आपका 29 जनवरी 2024 से जो आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखेंगे 29 जनवरी 2024 से। और आपका जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि रहेगा वो 15 फरवरी तक आपका रहेगा। और इसमें जो आपका परीक्षा शुल्क जब कोई नहीं भरता है तो उसमें जो है 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 17 फरवरी तक आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पे 2 पद हम ऊपर में आपको पहले ही बता चुके हैं और ये आवेदन जो आपका ऑनलाइन होगा। और यहाँ पे देखिए जो प्रथम जो पद है जिसका नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और वेतन यहाँ पे 7 आपका वेतन यहाँ पे शो कर रहा है, आप देख पाएंगे। इसके अलावा भी जो है नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी इसमें जुड़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे है सहायक अवधायक का, जो कि आप सब यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाएंगे, और अलग से जो भी आपका होगा वो भत्ता अनुमान्य आपका जुड़ जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में जैसे कि जो डेट देख पाएंगे 29 जनवरी से आपका स्टार्ट होगा और 15 फरवरी पे आपका जो है ये लास्ट डेट आपका रहेगा। तो ये दोबारा से इसमें जो है आ गया है। उसके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखेंगे जो पहला पद है सहायक प्रशाखा प्राधिकारी का, यहाँ पे देखिए कोटिवार दे दिया गया। अनारक्षित मतलब हो गया जनरल, और आर्थिक रूप से कमजोर हो गया मतलब EWS। अनुसूचित जाति मतलब SC हो गया आपका, और ये जो आपका हो गया अनुसूचित जनजाति ये हो गया आपका ST। अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया EBC, और पिछड़ा वर्ग हो गया BC। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे कोटि के अनुसार यहाँ पे पद देख लेंगे और उस अनुसार से आप यहाँ पे फिल करेंगे। नीचे में आएंगे सहायक अवधायक वाला में, यहाँ पे भी आपको सेम जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक, और इसमें जैसे कि देख पाएंगे आपको अनारक्षित में 2 है, और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है और पिछड़ा वर्ग में 1 रखा गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए बताया गया नोट में जानकारी दिया गया कि ये जो विज्ञापित जो पदों की संख्या घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक, नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए बताया कि अभ्यर्थी जो है ना भारत का नागरिक होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आप जो है कितने पढ़े लिखे हैं, जो आप इसको फिल कर सकते हैं। तो इसमें बताया कि उपर्युक्त पदों के लिए मतलब जो 2 पद है वो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि एवं तक जो है अभ्यर्थी को मतलब कि जो आप ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो आपका 15 फरवरी है, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे 15 फरवरी है। तो अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो स्नातक या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। मतलब स्नातक की अगर आपकी डिग्री है तो आप जो है या उसके समकक्ष है तो आप जो है इस 2 तरह के पद को लिए भरने के लिए आप जो योग्य हैं। यहाँ पे देखिए आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आरक्षण जो है सिर्फ किनको मिलना चाहिए, उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार है। मतलब कि जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं सिर्फ उन्हीं को आरक्षण यहाँ पे मिलेगा। बिहार के अदर स्टेट वाले अगर यहाँ पे भरते हैं, बिहार के अलावा अदर स्टेट वाला अगर फॉर्म को फिलअप करता है तो उन्हें यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर निवासी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है आरक्षण का दावा नहीं करने पर, अगर आप आरक्षण का दावा नहीं कर जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि हमें आरक्षण चाहिए। अगर दावा नहीं करते हैं तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए बताया गया जितना भी हाईलाइट है यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी मतलब कि जो भी आरक्षित अभ्यर्थी जो अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन संबंधी कॉलम में करेंगे। मतलब कि आपको ध्यान से जो है ये फिल करना है जाति को लेके कि हमको आप SC हैं, ST हैं, EBC हैं, जनरल हैं, जो भी कैटेगरी का आप आते हैं वो जो है आपको सही से आपको फिल करना है। त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको कि देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले, जब कोई आरक्षण का दावा करता है और वो अगर
अनुसूचित जाति मतलब SC और अनुसूचित जनजाति मतलब ST से है तो उनके पास कौन कौन से प्रमाण पत्र होना चाहिए, निम्नलिखित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा करते हैं SC ST हैं तो आपके पास जो पहला जो है वो आपका जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अविवाहित या फिर विवाहित महिला हैं तो महिला अभ्यर्थी हैं तो ये जो जाति प्रमाण पत्र आपका होगा आपके पिता के जो अस्थाई पता है, पिता का जो घर है, जो एड्रेस है, जो ब्लॉक है पिता वाला, वहाँ से जो है आपका निर्गत होना चाहिए, वहाँ के अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे दूसरा, पहला तो जाति और दूसरा यहाँ पे डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी ऑनलाइन आरक्षण का दावा करते हैं और वो पिछड़ा वर्ग है या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है के द्वारा जो है अभ्यर्थी, अगर आप BC अगर EBC हैं तो आपके पास भी ये 2 तरह के प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास 3 तरह के प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वो जाति मतलब कि BC EBC से आते हैं आपके पास 3 तरह के प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पे जो कि बताया गया। पहला तो आपका जाति प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र में अगर कोई महिला है, विवाहित हो अविवाहित हो तो उनके लिए पिता का जो अस्थाई एड्रेस है, जो पता है, जो ब्लॉक है, वहाँ से इनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बताया गया है, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर आप क्रीमी लेयर रहित के अंतर्गत आप आते हैं तो भी आपको जो है क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र तो लगेगा ही। अगर कोई विवाहित महिला है या फिर अविवाहित महिला है तो उनको भी जो है अपने पिता का जो है अस्थाई पता से निर्गत करना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप BC EBC से आते हैं तो जाति चाहिए और निवास चाहिए और आपका NCL चाहिए। अगर NCL को आप फिल करेंगे अप्लाई करते समय तो आपको NCL चाहिए, अगर आप NCL को टिक नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे बताया गया कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दिशा में अगर आप BC EBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो अस्थाई अधिवास मतलब कि जो आपका एड्रेस है और एड्रेस के अनुसार जो भी आपका अंचल है राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर आप BC EBC हैं तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र होगा, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होगा और आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, ये आपका अंचलाधिकारी मतलब कि अंचल के अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, उनके द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति मतलब SC ST से आते हैं तो आपका जो अधिवास अंचल के राज्य द्वारा जो अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जो है ये आपका निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर SC ST से हैं तो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नतनी पोता पोती आरक्षण के लिए दावा करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे आरक्षण तो 2% यहाँ पे दे होता है। और ऐसे आरक्षण करने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने जो है गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र स्वरूप से उपलब्ध कराना होगा, ऐसा यहाँ में बताया गया है। ठीक, उसके नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता में स्थिति में नियमानुसार जो है 10 परीक्षण की जो है ना आरक्षण दिया होता है। जो EWS होते वाले होते हैं उनको यहाँ 10 परीक्षण का आरक्षण मिलता है। और अभ्यर्थी को जो प्रस्तुत किया जाने वाला अभ्यर्थी को जो आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जो है उपयुक्त सूचना इतना के अनुसार जो है ना सक्षम प्राधिकारी मतलब कि प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब कि उनको जो यहाँ पे 10 आरक्षण दे होगा उनके लिए जो है यहाँ पे EWS प्रमाण पत्र उन्हें सम्मिलित करना होगा। और यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि विधानसभा सचिवालय द्वारा निर्धारित होना चाहिए। उक्त तिथि के पश्चात कोई मान्य नहीं होगा। मतलब जो आपका जाति है, NCL है, जो आपका निवास है, आपका ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपका अप्लाई डेट जो है वो 29 जनवरी से 15 फरवरी तक होगा, तो आपका जो भी प्रमाण पत्र होगा वो 15 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। 15 फरवरी के बाद का अगर होता है तो वो फिर मान्य नहीं होगा, इसमें बताया गया है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम कम से कम आपका जो 1/8 मतलब 1 अगस्त 2023 को 21 साल आपका होना चाहिए। अगर अधिकतम की बात करें तो चाहे वो सामान्य हो, पुरुष के लिए जो 37 वर्ष होना चाहिए और सामान्य महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक अवधि मतलब कि 40 वर्ष तक आप जो है आपका उम्र सीमा है।
और अनुसूची मतलब SC ST के लिए यहाँ पे 42 वर्ष जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2023 के अनुसार, और ऊपर यहाँ पे आप अपने अनुसार देख लेंगे अपनी कैटेगरी के अनुसार। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे देखिए आपका जो उम्र की जो गणना किया जाएगा वो मैट्रिक या अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जो मैट्रिक में आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उनके अनुसार ही किया जाएगा। अगर परीक्षा पद्धति की बात करें तो यहाँ पे देखिए परीक्षा पद्धति जो 2 चरण में ली जाएगी, 2 चरणों में ली जाएगी। सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, OMR सीट पे आपका किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी ही जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। मतलब 2 चरण होगा, पहला चरण प्रारंभिक और इसमें शामिल होने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रारंभिक शिक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। मतलब 4 जो भी आपका विकल्प होगा 3, 4, 5 उसमें से एक विकल्प आपको चयन करना है। अगर परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 400 अंक यहाँ पे होते हैं और एक अंक में एक प्रश्न के लिए 4 अंक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। 100 प्रश्न रहेगा 400 अंक का और एक प्रश्न जो आपका 4 अंक का रहेगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी बताया गया है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की यहाँ पे कटौती हो जाएगी। अगर आप एक गलत करते हैं, प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक आपका कट जाएगा। यहाँ पे भाषा की अगर बात करें तो भाषा आप अंग्रेजी हिंदी दोनों रहेगा। और यहाँ पे अगर अंग्रेजी हिंदी के प्रश्न में अगर भिन्नता होगा किसी प्रकार का तो अंग्रेजी के प्रश्न ही को ही सही माना जाएगा, हिंदी को नहीं माना जाएगा। यहाँ पे अगर प्रश्न की बात करें तो आपका जो सामान्य अध्ययन से 40 रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित से आपका 30 रहेगा और मानसिक क्षमता जाँच एवं तार्किक विचार से आपका 30 रहेगा। टोटल आपका 100 हो जाते हैं, 400 आपका अंक का। और यहाँ पे जो है बताया गया है कि आप जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे बताया गया है प्रारंभिक शिक्षा में जो है सामान्य जो आपका 40% और ये आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST और महिला एवं निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32 अर्धांक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर ये प्राप्त आप करते हैं तो आप जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आप हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जैसे कि सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार का। और उसके बाद मुख्य परीक्षा में अगर आप सम्मिलित होते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्ति मतलब जितना भी सीट है उसके अनुसार जो 10 गुना संख्या के बराबर जो है निर्धारित अर्धांक के प्राप्त करने वाले चयन होगा और मुख्य परीक्षा में हेतु किया जाएगा। मतलब कि जो भी जितना भी पद है उस पद का 10 गुना किया जाएगा। आप जितना नंबर लाते हैं उस अनुसार से जो है आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि प्रारंभिक शिक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अगर आप प्रारंभिक शिक्षा पास कर लेते हैं और मुख्य परीक्षा अगर आप आ जाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आपको आवेदन भरवाया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रक्रिया में जमा करना होगा। मतलब अलग से आपको आवेदन भरना होगा और यह जो है परीक्षा वर्णनात्मक होगी और मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो मतलब ये आपका जो प्रथम प्रारंभिक परीक्षा जैसे ही समाप्त होगा तो मुख्य के लिए आपको अगर आपको चयनित होते हैं तो आपको दोबारा से आवेदन करना होगा और इसके लिए अलग से आवेदन जारी किया जाएगा। उपर्युक्त पदों के लिए ली जाने वाली जो परीक्षा होगा इसकी वेबसाइट यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। उसके बाद मेधा सूची आपका जारी किया जाएगा। अगर परीक्षा शुल्क की बात करें, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं या फिर बिहार राज्य के निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब BC, ABC और EWS एंड जनरल के अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे किसी भी कोटि के हों, पुरुष महिला, आपको 600 रुपया जो यहाँ पे आवेदन शुल्क लगेगा। और इसके अलावा जो भी बच गया उनके लिए यहाँ पे आपको 150 रुपया का शुल्क लगेगा, जिसमें आपका बिहार राज्य के मूल निवासी रहेगा, जिसमें आपका SC और ST रहेगा 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी एवं राज्य के मूल निवासी सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन इतना आपका रहेगा। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो ये जो आपका नेट बैंकिंग के बारे में इसमें बताया गया कि आप जो है जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो किस माध्यम से आप जो है यहाँ पे
अब अपना जो पेमेंट यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसमें अगर आप पेमेंट करते हैं किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत होता है, अनसक्सेसफुली होता है, तो वो विभाग उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, वो आप स्वयं होंगे। और जब आप भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपका जो रिसीविंग होगा उसको भी आपको ध्यान से रखना होगा। और इसमें तिथि के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे इसमें निर्धारित जो कि जरूरी है, अभ्यर्थी अपना शैक्षणिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक, और हाल का अपना एक फोटोग्राफ, मतलब कि हाल फिलहाल का होना चाहिए, तथा हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। और आपको संतुष्ट एक बार हो जाना है कि आपने जो फोटो अपलोड किया वो सुस्पष्ट होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे बताया गया है जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र में अपलोड किया जा रहा है, मतलब जो ऑनलाइन आप फॉर्म को फिलअप करते हैं और फिलअप करने के दौरान जो आप फोटो देते हैं, उस फोटो का कम से कम उनके पास जो है ना 5 अतिरिक्त प्रतियाँ होनी चाहिए। जब आप का चयन होता है, अगर विभाग आपसे मांगेगा तो आपको ये 5 प्रति देना होगा, मतलब जो आप ऑनलाइन भरने के दौरान दिए थे वही आपके पास होना चाहिए और वही फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। तो जो भी फ़ोटो देंगे अपने पास निकाल के 4 से 5 या 10-15 अपने पास रख लेंगे। उसके बाद जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो लॉगिन करके पुनः से जो आपको डाउनलोड फिल एप्लीकेशन सेक्शन में जा करके जो है ना प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है और अपने पास जो है ना 2-3 प्रति या PDF अपने पास संबंधित मतलब संभाल के रखना होगा। और जो भी प्रमाण पत्र या कागजात की होगी सुरक्षित अपने पास रखना होगा। जब भी सचिवालय आपसे मांगेगा तो उनका जो है आपको ज़रूरत पड़ने पर वो आपको देना ही होगा, सुनिश्चित कर लेना होगा। और आवेदन यहाँ देखें हार्ड कॉपी और प्रत्येक पृष्ठ पर जो है ना आपका बारकोड एवं एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है। मतलब जब आप फाइनलाइज करेंगे आपका सारा काम सब चीज़ हो जाता है, पेमेंट कट जाता है, लास्ट में आपका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आपका एक बारकोड और एप्लीकेशन नंबर अंकित रहता है और ये होना चाहिए। अगर इनमें से बारकोड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक भी अगर आपका नहीं होता है तो आवेदन आपका अपूर्ण माना जाएगा और आपका अस्वीकार कर दिया जाएगा। सभी प्रमाण पत्र, अंक और नियुक्ति की तिथि, समय मूल रूप से प्रस्तुत होना अनिवार्य है। मतलब जो भी प्रमाण पत्र का नंबर होता है, जो डेट होता है, वो सारा चीज़ जो है ना आपका सही रूप से फिल होना चाहिए, ये सारा चीज़ था। तो इस जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था वो हम आपको बता चुके हैं। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आप चलिए जान लेते हैं कि नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इस वाला वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देते हैं वेबसाइट को। रिफ्रेश करने के बाद आपको देखेंगे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे कि आप सब देख पाएंगे इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन अप्लाइंग ऑनलाइन द पोस्ट ASO एंड जो है असिस्टेंट केयर टैग का, तो इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे और सभी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है ये नोटिफिकेशन नीचा भी आपका जा सकता है। तो क्लिक करके एक बार जो है ना आप यहाँ से चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे 2 पद, यही वाला अभी जो हम आप सबको पूरा रीड करके जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था हमने आपको यहाँ पे बताया और इसको यहाँ पे जो है क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यही था आज का वीडियो और उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको जो है पसंद आया होगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए जो है धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।